हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ाई की आपको अपवर्तन के नियम और उसका प्रकाश की चाल से संबंध अपवर्तनांक का और क्रांति कोण का अपवर्तनांक से संबंध और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उतने टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं हाई स्कूल की क्लास में उन सबको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 10 न्यूमेरिकल लिए गए तो मुश्किल को मेरे ख्याल से 25 मिनट की ये क्लास होगी। आप सभी लोग देख लीजिएगा और इसका आप निपटारा कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक सूत्र उनको लिख देते हैं। आपको इसका एक बहुत बेसिक सा सूत्र याद रह गया होगा, n बराबर c अपान v, जहां n क्या है अपवर्तनांक है और c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल और v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था माध्यम वाला, इसी में लिख देंगे बाद में, है ना, जब न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तब। तो एक फॉर्मूला ये था और अगला एक ये पढ़ाया था आपको, lng बराबर ang बाई anl, और आपसे कहा था कि इसे अच्छे से नोट कर लेना, इसके भी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। और एक ये पढ़ाया था साइन c बराबर 1 बाई n या 1 बाई 1n2। ठीक दिख रहा है सभी को, बहुत अच्छे। अब चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है आज की क्लास में। लेंस वाले जो न्यूमेरिकल आएंगे वो थोड़े टफ होंगे तो वो बाद में करा देंगे, ठीक है ना। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, पर कक्षा 10 के बच्चे ज्यादातर कक्षा 8 से पढ़ करके जो आते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, है ना। तो ये मत कहना कि बहुत सरल सवाल लिए, सरल सवाल नहीं है, एक्चुअल में बस सीखना है आपको। समझ में आ गया ना, बेसिक मजबूत रखिए, फिर कठिन से कठिन उड़ाएंगे। तो कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, जो कि तुम्हें याद भी होगी। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल बता दीजिए। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम c से लिख लें, तो कहेंगे बिल्कुल लिख लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है 4/3। जो mw दे रखा है वो है 4/3। एक्चुअल में ये एयर के रिस्पेक्ट में है, मीन्स एयर के सापेक्ष है। आपको निकालना है वाटर में चाल, मीन्स VW, है ना। तो फार्मूला ये रहा आपके पास, n बराबर c अपान v। बस इसको इसके हिसाब से मॉडिफाई कर दो। तो बोलो क्या लिख दें यहां से, anw c अपान vw। मुझे vw फाइंड करना है, vw मीन्स वाटर में चाल, c अपान anw, है ना। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और anw की वैल्यू है 4/3। हम सभी जान रहे हैं ये बटे वाला 3 कहां सभी को नजर आ रहा होगा, ऊपर। इसका मतलब है सभी को नजर आ रहा होगा 9 × 10⁸/4। यहां तक दिख पा रहा है सभी को, नीचे नहीं दिख रहा है यार। चलो रुको, इरेज कर देते हैं। यहां तक दिख रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखें, c की वैल्यू तो पता है ना, 3 × 10⁸ और anw की वैल्यू बोलो कितनी है, 4/3। अब सभी ध्यान से देखो तो ये 3 सभी को ऊपर नजर आएगा, है ना। तो 3 त्रिका कितने हो जाएंगे, 9 × 10⁸ बटे में कितना 4। आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। ये मीटर पर सेकेंड में है तो जाहिर सी बात है ये भी मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, है ना, 2.25 करके। चलो आगे बढ़ते, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। अगला है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक याद कीजिए। ठीक रिवर्स बात है, हमने आपको कल बता के गए थे, हम 1n2 को 1/2n1 लिख सकते हैं, ये बात बताई दी थी लास्ट क्लास में, है ना। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बता दीजिए। क्या करें इसमें, कोई फार्मूला इसके लिए नहीं, थ्योरिकल बात है, ये रिवर्स भी एक दूसरे, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है ना। हालांकि वो आपकी क्लास में मिला नहीं था मुझे बुक में, वरना वो भी पढ़ा देते। तो यहां से GNA निकालना है मुझे, GNA निकालने को हम ये लिख सकते हैं। और ऐसा हमने क्यों लिखा, तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक फार्मूला बताया था
कि हम 1 and 2 अगर कहीं लिखा देखेंगे तो उसको हम ये भी समझेंगे कि वो ये भी लिखा है, मीन्स इस चीज को इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक, अब बोलो वैल्यू रख दो, 1/ANG की वैल्यू सवाल में है 1.5, दशमलव हटेगा यहाँ क्या बढ़ेगा 0, 5 से काट दीजिए, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये तो हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड देखते हैं, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलो इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, तो वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच, है ना, वायु के सापेक्ष जल तथा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, ये वाला मैग्नीट्यूड 4/3 है और ये वाला मैग्नीट्यूड 3/2 है। आपको फाइंड करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला, तुमने आपको एक फार्मूला कल लिखा के भी गए थे और बता के भी गए थे कि 3 माध्यमों के लिए ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। जहां जो एल लिखा है एक्चुअल में लिक्विड लिखा है, लिक्विड, और लिक्विड का मतलब वाटर है ना, तो वाटर ही समझो लिखा है। तो WNG बराबर ANG बटे ANW, तो यही वाला फार्मूला रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या लिखे बोलो, WNG बराबर ANG बटे ANW, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ANG की वैल्यू कितनी है 3/2 है और ANW की वैल्यू 4/3 बटे में है। तो बटे वाली चीज को हम गुणे में भी लिख सकते हैं, बट याद रखना पलट के लिखना है। तो इनटू में जा करके हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। भाग में कोई चीज लिखी तो उसे हम गुणे में लिख सकते हैं, बट पलट करके, है ना। तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा 9/8। तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 9/8। कभी कभी सवाल में एक चीज और पूछ लेता है, वो क्या, ध्यान से देखो, कभी कभी पूछ लेगा ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना, तो आप कहोगे इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, पर चीजों को रिवर्स करना तुम्हारी नजर में बिल्कुल होना चाहिए। ये GNW लिखा है, पर अपने को WNG का तो फार्मूला आता है। इसका मतलब है कि LNG वाली वैल्यू को हम पलट करके हम GNW कह सकते हैं। मीन 9/8 अगर मुझे GNW पूछा जाता तो आसानी से कह पाते, इसका उत्तर 8/9 होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। अगला कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ध्यान से देख लो। एक पहले बहुत इजी वाला करा लेते हैं, ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, है ना। ये माध्यम A है, ये माध्यम B है। अगर हम तुमसे पूछे A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, तो आप बहुत सावधानी से कर सकते हैं सवाल को। A and B मीन्स क्या स्नेल नियम लगा लेंगे, बिल्कुल। क्या स्नेल नियम मुझे यहाँ लिखना चाहिए, लिखा नहीं है। n बराबर sin I बटे sin R, है ना, ये स्नेल का नियम है। तो A के रिस्पेक्ट में B का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो बोलो क्या लिखें, sin I बटे sin R, है ना। आप देखेंगे I की वैल्यू है 45 डिग्री और sin R की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 45 का मान नहीं याद है तो याद कर लीजिए, चाहे वो होम साइंस का बच्चा हो चाहे वो मैथ का बच्चा हो, है ना। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में पूरी पूरी टेबल सभी बच्चों को याद होगी। 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/2 को हम 2/1 लिख सकते हैं पलट करके। अगर हम इसी को सॉल्व करके देख लें तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। कहो तो कर भी देते हैं, ये आ जाएगा 2/√2। 2/√2। ऐसे सवालों में क्या करना है, ऊपर नीचे जो नंबर रूट में उसी से गुणा करा दीजिएगा। √2 से 2 बन जाएगा, तो ये तो कट गया, आंसर √2 आ गया। यानी इसका जो अपवर्तनांक आएगा A के रिस्पेक्ट में B का, वो आंसर √2 आएगा। ये सवाल को कराने का पर्पज बहुत सिंपली ये था। कभी कभी क्या होता है, एंगल यहाँ का दे रखा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो कई बार बच्चा गलती कर देता है, वो लिख देता है साइन I की वैल्यू 30 डिग्री। कोई एंगल यहाँ पे दे रखा है मान लो 45 डिग्री, तो बच्चा गलती क्या करेगा, साइन R की वैल्यू 45 डिग्री रख देगा। बस यहीं पर गलतियां हो जाती हैं। तो आप हमेशा याद रखना, एंगल ऑलवेज लंब से मापे जाते हैं। ये अभी लंब नॉर्मल है, तो जितने भी एंगल है वो हमेशा किससे मापे जाएंगे,
नॉर्मल से, ठीक है ना। तो अगले सवाल इसी पे बेस्ड है, ध्यान से देखिए और उड़ा दीजिए अच्छे से। यहाँ सिर्फ एंगल पहचानने के लिए मैं ये सवाल लिया था, इसको कराने का कोई खास पर्पज नहीं था, ठीक। अब ध्यान से समझते हैं। अगला डायग्राम है ये एंगल दे रखा है 135 डिग्री और ये दे रखा है 120 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। मीन्स अपवर्तनांक ज्ञात करो, और ये वाला लिक्विड है, ये वाटर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मीन्स इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसका अपवर्तनांक मतलब इसके साथ रिस्पेक्ट में इसका अपवर्तनांक, तो जाहिर सी बात है इसे एयर मान लो। क्या मान लो? एयर। तो अपने को समझो निकालना है ANW। फार्मूला वही है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, है ना। अब ध्यान से देखो तो आई और आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो कितने लोगों को याद है, अभी भी बताया था, कोण हमेशा नॉर्मल से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? नॉर्मल से। तो हमने पहले नॉर्मल खींच लिया। ध्यान से देखो तो नॉर्मल में इस तरफ भी 90 डिग्री, उस तरफ भी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल तो भाई साहब 90 डिग्री है, और मुझे चाहिए ये वाला एंगल, यही तो आई है, और ये वाला एंगल आर है। ये वाला ज्यादा एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। तो कितना एक्स्ट्रा? इसमें एक्स्ट्रा 90 है। क्यों एक्स्ट्रा 90 है? क्योंकि 135 से 90 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरफ वाला ये वाला पूरा एंगल 90 है, तो आई की वैल्यू बोलो कितनी निकलेगी? 135 माइनस 90 इक्वलेंट कितना? 45 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 45 डिग्री। अब आर निकालना है, तो बोलो कितना लिखें? क्या ये वाला एंगल 90 है, ये वाला इतना? नॉर्मल तक, पृष्ठ से लेकर के नॉर्मल तक एंगल कितना है? 90। और मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो 120 से 90 घटा दीजिए, आंसर बोलो 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? आर की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, बहुत अच्छे। अब क्या करिए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। आई की वैल्यू सवाल में कितनी है? 45। आर की वैल्यू सवाल में कितनी है? 30। तो मेरे ख्याल से वैल्यू रिटर्न पीछे वाली आ गई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर, ठीक है ना। इसका भी आंसर √2 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू के साथ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंगल याद रखना, हमेशा नॉर्मल से काउंट करना है, ठीक है ना। और ज्यादातर सवालों में पृष्ठ के साथ एंगल दे रखा होता है कंफ्यूज करने के लिए। आगे सवाल है, फिर से कुछ ऐसा है, इस बार ऐसे दे रखा है, नॉर्मल पृष्ठ से दोनों दे रखे हैं, और इस तरफ का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये माध्यम A है, ये माध्यम B है, दोनों के नाम भी दे रखे। सवाल ध्यान से सुनना। कह रहा है कौन सा माध्यम अधिक सघन है। अरे आपको बताना है कि A ग्रेटर B है, B ग्रेटर A है, या ऐसे बोले कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है। अपवर्तनांक ज्यादा कम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले कोण फाइंड कर लो। जिसमें कोण ज्यादा आ जाए समझ लेना वो विरल माध्यम है, और जिसमें कोण कम आए वो समझो सघन माध्यम है। सघन ही तो पूछा गया है, जिसमें कोण कम आए वो सघन है। तो ध्यान से देखो, मुझे कोण ये वाला चाहिए, यही तो आई है अपना, और ये वाला एंगल अपना आर है, और मुझे आई और आर की तो वैल्यू ढूंढनी है। ये जो 60 और 45 दे रखे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ के साथ कोण बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो इधर का टोटल एंगल 90 होगा, 90 से 45 घटा दो तो आर की वैल्यू तो 45 ही आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी? 45। ये टोटल एंगल 90 है, 90 से 60 घटा दीजिए तो आई की वैल्यू 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। अब तुम खुद बोलो, क्या यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यहाँ पर एंगल कम? जहां एंगल कम वो माध्यम सघन, और जहां एंगल ज्यादा वो माध्यम विरल। तो क्या सघन विरल समझ में आ गया ना? इसका मतलब A ग्रेटर है B से, A ग्रेटर है B से, कोई बुराई नहीं है। आपको निकालना है A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक। A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक मीन साइन I बटे साइन R। साइन I की वैल्यू सवाल में है 30, और इसकी वैल्यू है 45। हमें पता है कि वैल्यू के मान कितने होते हैं। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2, और साइन 45 का वैल्यू होता है √1/√2। 1/√2 को पलट के लिखेंगे √2/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सॉल्व करें, आंसर करें, 1/√2 आ जाएगा। √2 से गुणा मार दीजिए, ऊपर 2 बन जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, आंसर 1/√2 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सवाल है, सिर्फ आपको समझना है ना। बहुत स्पीड से इस क्लास को देखिए, काम खत्म कीजिए। अगला है
वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बुक में तो ये लिखा था कि आपके बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं आएगा, बट आ भी गया तो क्या कर लोगे, है ना, तो सीख के जाइए अच्छे से। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। सी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो जाहिर सी बात है सवाल आ गया सीधा सीधा क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से संबंध वाले सूत्र पर। तो याद करो क्या फॉर्मूला, तो ये लिखा है, अपने को n निकालना है तो हम सीधा सीधा n ही लिखे दे रहे हैं। तो n बराबर बोलो क्या कहेगा, 1/sin c। मुझे पता है यार sin 30 लिखना है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1 और 1/2, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 मर जाएगा, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 2। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहोगे आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे सवाल क्यों लिए गए, है ना। तो ऐसे सवाल एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो हम नहीं चाहते आप उधर टाइम वेस्ट करें, देखें और उड़ा दें, है ना। तो सरल सवालों के भी काम होते हैं, क्योंकि जब सरल सवाल आएंगे तभी हम कठिन को मैनेज कर पाएंगे, वरना इनको हम देखते ही नहीं है, कहते हैं अरे सरल है, और ये कर ही नहीं पाते हैं, और कठिन सवालों में जूझ मरते हैं, तो टेंशन होकर के छोड़ देते हैं। तो सवाल छोड़ना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब तो 4 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, कम से कम 2 या 3 तक, तो कोशिश करिए आप न्यूमेरिकल करने की फिजिक्स में, खास करके हाई स्कूल के बच्चे। और हाई स्कूल वाले तो आदत डाल भी लो, इसलिए क्योंकि इंटर में बहुत ज्यादा भयंकर न्यूमेरिकल भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं। एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित काले बिंदु की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। हमने आपको बता के गए थे कल कि जब हम किसी सिक्के को या किसी भी चीज को पानी में डुबोते हैं तो हमें लगता है कि वो पानी के तली से थोड़ा ऊपर स्थित है ना। एक्चुअल में वो उसकी वास्तविक गहराई ना बता करके आभासी गहराई को मेजर करता है। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का भी एक संबंध होता है, तो वो भी हम लिखे दे रहे हैं। वास्तविक गहराई, ये कल छूट गया था लिखना थ्योरी वाले पार्ट में, डायग्राम इसका बनाया था हमने, बट फार्मूला लिखना छूट गया था, तो आज लिख देते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। तो अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला और भी है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनते हैं। पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसकी वास्तविक गहराई 4 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक गहराई बराबर 4 सेंटीमीटर। आभासी गहराई ज्ञात करनी है, सवाल में ही खुद बोला है, और ना भी बोला जाता तो भी कह देता कि कितनी गहराई तक वस्तु दिखाई दे रही है, देन भी तुम यही फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें आभासी गहराई पर ही वस्तु दिख जाती है। n की वैल्यू सवाल में 1.6 है, ठीक है ना। अब यहां से निकाल देते हैं यार, तो यहां से जब निकालेंगे आभासी गहराई, सीधा सीधा हम लिखे दें क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पड़ रहा है। आभासी गहराई निकालेंगे, n यहां आ जाएगा, आभासी गहराई यहां आ जाएगी। तो वास्तविक गहराई की वैल्यू कितनी है 4, और बटे में n की वैल्यू 1.6। कोई दिक्कत तो नहीं, 4 बटे 0.6, दशमलव से हटाया ऊपर 0 बढ़ा दिया, 16 का बढ़ा 40 पे लगा दीजिए, 16 दूना 32, 8 बच गया, दशमलव लगाया 80 हो गया, 16 बचे 80, 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी वस्तु रखी थी 4 सेंटीमीटर पर, एक जो काला बिंदु रखा है वो 4 सेंटीमीटर पर है, पर हमें अपवर्तन के कारण वो कितने दूरी पे दिखेगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर का रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। वो वैल्यू डेविएट कर गई, बदल गई, चेंज हो गई, है ना। बट रियल में उसकी गहराई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एक ही न्यूमेरिकल लिया हमने, कभी कभी वास्तविक गहराई दे देगा, आभासी पूछ लेगा, कभी आभासी दे देगा तो वास्तविक पूछ लेगा, दोनों सवाल हो सकते हैं, हालांकि 2 वैल्यू ऑलवेज मिलेंगी आपको। अगला सुने, 2-3 न्यूमेरिकल और है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 तथा कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.60 है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। एक बार पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तथा कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.60 है। बहुत अच्छे, निकालना है हमें वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या कहीं पर है, ये रहा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक।
कोई बुराई नहीं है। क्या सारी वैल्यू डायरेक्ट है? नहीं, एक में मिस्टेक है, GNL दे रखा है। मुझे फार्मूले में LNG आता है। चलो लिखते हैं, ध्यान से सुनना आप। मुझे ANL लिखना है तो हम उधर से फार्मूला अप्लाई करते हैं। इधर से देख लो, ANL निकालना है तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना। तो ANL का सीधा सीधा फार्मूला पुट करेंगे, ANL बराबर ANG बटे LNG। क्या इतना तो हम सभी जानते हैं, है ना। अगर LNG ही ये दे रखा होता ये वाली वैल्यू तो कोई बुराई ही नहीं थी, आराम से लगा देते। पर इधर प्रॉब्लम कर दी इसने पलट के लिख दिया जी, क्योंकि हम भी पलट के लिखना जानते हैं कि इसे अगर हम 1/1.6 लिख लें तो ये वैल्यू LNG बन जाएगी, ना कि GNL। समझ आ गया? चलो लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर से इस वाली वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, इसको LNG यहां से निकाल रहे हैं इसमें से, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? तो आपको बिल्कुल लिख लेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं तुमको? है GNL की वैल्यू 1.60 है तो मुझे LNG निकालना है। तो LNG करने के लिए क्या 1/1.60 लिख दे, पलट के लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, उठा के वैल्यू यहां रख दो। ANG की वैल्यू 1.50 और LNG की वैल्यू है 1/1.60। 1.60 सभी को कहां दिख रहा होगा? ऊपर। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 1.6। इसको गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। जीरो से कोई मतलब ही नहीं, वो बाद में दशमलव के साथ भी कट जाएगा, है ना। तो हमने सीधे सीधे जीरो को हटा करके ही गुणा कर दिया है। ठीक, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुछ ये, इसमें 3 माध्यम दे रखे हैं। ये माध्यम है एयर, ये माध्यम है लिक्विड और ये माध्यम है ग्लास, और अगेन ये माध्यम एयर। ठीक है ना, 3 माध्यम दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है? एंगल लिखे हुए हैं, एंगल काउंट कर देते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री। ठीक, ये कंप्लीट सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है वो सुन लो। दिए गए आंकड़ों में ANL व LNG की गणना करो। ANL LNG, क्या सवाल समझ में आया? बुक में भी ऐसे ही प्रिंट है, हमने अपने पास से कुछ नहीं ऐड करा शॉर्टकट के लिए। ठीक है ना। ध्यान से देखो, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपूर्णांक, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक। पहले वाले सेशन में एयर और लिक्विड वर्किंग में होंगे, अगले वाले सेशन में लिक्विड और ग्लास वर्किंग में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले बार इसको सॉल्व कर दो, अगली बार इसको सॉल्व कर दो, बस इतना तो सवाल है। तो ध्यान से देखते हैं, बस एंगल ध्यान से देखो। तो एक बार एंगल यहाँ का निकाले, एक बार यहाँ का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्लास का एयर के एस्पेक्ट में पूछा ही नहीं गया है ना। पूछ लेता तो हम वो भी कर देते। चलो देखते हैं, क्या हमने यहाँ पे भी लंब डाला और यहाँ पर भी लंब डाला। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो ये वाला भाई साहब एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला 45 है, क्योंकि वो वाला भी 45 है ना। तो I की वैल्यू 60 है और R की वैल्यू 45 है। चलो पुट कर दें। अब ANL की वैल्यू ध्यान से देखो, sin 60 बटे sin 45। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उत्तर, कोई दिक्कत तो नहीं। sin 60 की वैल्यू आपको आती होगी √3/2 और इसकी वैल्यू 1/√2, है ना। तो चलो लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 इंटू √2/1, क्योंकि हमने पलट के लिख दिया है ना। तो आंसर आ जाएगा √6/2। ठीक है ना। ये आ गई ANL की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? ANL की। ठीक, अब क्या निकालना है मुझे? LNG। अब क्या निकालना है? LNG, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का। अब ध्यान से देखो यार, ये वाला 45 पे आ रही है, तो ये वाला भी एंगल 45 है ना। इसका तो 60 दे ही रखा है, ये वाला 60 है तो ये वाला 30 है। इस बार I की, इस वाले माध्यम के लिए लिख रहे हैं, LNG के लिए, है ना। यहां लिख दे रहे हैं LNG के लिए। बोलो sin I की वैल्यू कितनी है? sin 45 है और R की वैल्यू 30 है। क्या इसे हम पहले भी कर चुके हैं? बिल्कुल, पीछे बता चुके हैं। sin 45 का मान 1/√2,
साइन 30 का मान 1/2 मीन्स 1/√2 और 2/1 2/√2 आ जाएगा। √2 से गुणा करा दीजिए तो 2 से √2 मर जाएगा, आंसर √2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? √2। सॉल्व करके देख लेना, आंसर √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। एक सवाल और है इसका, लास्ट सवाल, उसको भी देख लीजिए। एक लास्ट सवाल है आपके लिए। सवाल कह रहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः दे रखी हैं। तो वायु में तो प्रकाश की चाल को जानते ही थे पहले से भी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब v लिख दिया। v की वैल्यू सवाल में दे रखी 2 × 10⁸, है ना। ये तो सवाल नंबर 10 पूरा करने के लिए हमने लिखा था, बाकी कोई मतलब नहीं था। और आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है ना। AW ये आप लोग करेंगे खुद, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग। इस वाले नंबर पे इस वाले नंबर पे भाग करना है। कहने वाला 3 पर 2 का भाग करना है, क्योंकि ये तो ये मर जाएगा। आंसर जो भी आएगा वो आपको आ ही चुका होगा अगर आपने सवाल को सही से देख लिया तो, है ना। तो इसी के साथ ये खत्म होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग तब बात करेंगे अपवर्तन की बात करेंगे, बट उसमें हम लेंस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? लेंस पर। तो लेंस को समझेंगे, लेंस की क्या क्या वैरायटी उनको समझेंगे, लेंस में इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे और लेंस का जो फार्मूला है उसको भी प्रूफ कर लेंगे। हालांकि कक्षा 10 में बुक में तो लिखा है कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, मीन्स वो प्रूफ पाठ्यक्रम में नहीं है, बट फार्मूले से न्यूमेरिकल पाठ्यक्रम में है, ठीक है ना। तो वो चीज हम सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर फिर उसी के साथ खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।